चलो तो आज हम लोग जा रहे हैं स्टार्ट करने एक न्यू चैप्टर करेंट इलेक्ट्रिसिटी। ये एक ह्यूज सेक्शन है और इस पूरे से हम लोग सेक्शन में करंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे करंट के बारे में, बेसिक डेफिनेशन, उसका यूनिट्स और उसके नेचर के बारे में बात करते हुए हम लोग वहाँ पे कुछ लॉज भी सीखेंगे कि जो आप लोग पहली बार शायद आप लोग सुनो कुछ लॉ, या शायद पहले कभी सुने भी होंगे। और उसी सब कंसेप्ट को बिल्ड करते करते हम लोग फिर सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सर्किट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं उसको। तो इस चैप्टर में जो हर एक क्वेश्चन में आपका एक चीज मेंशन होने वाला है और वो आपका है करेंट। और करेंट में भी हम लोग यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक करेंट का। तो सबसे पहले हमने उसका लिखा है डेफिनेशन। देखो सब लोग, हमने लिखा है कि करेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। आप यहाँ पे चाहो तो एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो कि करेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज, ओके ना। बस सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मेरे किसी कंडक्टर के थ्रू, मैं यहाँ पे कंडक्टर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग मेनली कंडक्टर का ही बात करेंगे इस चैप्टर में। और जो आपका करेंट ऐसे भी पता है कि वो फ्लो करता है थ्रू कंडक्टर। ठीक है, तो हम लोग मेनली अभी कंडक्टर की बात कर रहे होंगे यहाँ पे। तो सिंपल सी कहानी है कि किसी कंडक्टर से हम लोग तब कहेंगे कि कोई करंट फ्लो कर रहा था जब उस कंडक्टर से नेट फ्लो ऑफ चार्ज हो। इन सिंपल लैंग्वेज, उस कंडक्टर में चार्ज का मोशन होना चाहिए, चार्ज मोशन में होना चाहिए। अगर चार्ज रेस्ट में आपका है तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग ये सब इसका डेफिनेशन याद रखना। उसके बाद हमने यहाँ पे समझाने के लिए कुछ बातें और लिखी हैं कि इफ क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन टाइम टी। अगर किसी एक कंडक्टर से क्यू अमाउंट का चार्ज टी टाइम में फ्लो किया है, देन करेंट इन द कंडक्टर इज गिवन एज। तो उस कंडक्टर में जो करेंट होगा, और करेंट को हम लोग करते हैं डिनोट आई से, उस कंडक्टर में जो करंट आई होगा वो आपका होगा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। टोटल चार्ज फ्लो या नेट चार्ज फ्लो डिवाइडेड बाई टाइम। और यही हमने डेफिनेशन में सीखा भी था कि करेंट इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज। तो मैंने उससे चार्ज फ्लो में टाइम से डिवाइड कर दिया तो हमको करेंट का वैल्यू मिल गया है। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये हुआ मैथमेटिकल इक्वेशन। अब उसके बाद हमने बोला कि यूनिट ऑफ चार्ज, सॉरी यूनिट ऑफ करेंट। तो करेंट का जो एसआई यूनिट होता है, आप यहाँ पे ऐड कर दो एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ करेंट इज एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पे ही करेंट का यूनिट रखा गया है। और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम लोग कैपिटल ए से करते हैं डिनोट। और आप यहाँ पे लिख सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। हम लोग लिख सकते हैं कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। जो करेंट था आपका वो था चार्ज बाई टाइम, तो चार्ज का होता है यूनिट कूलम और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। अब देखिए कि बहुत सारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, या जब हम लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पे करेंट का वैल्यू मेरा काफ़ी कम होता है। तो इसलिए अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ करेंट हम लोग लेते हैं मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर आर सम अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ करेंट। ठीक है, 1 मिली एम्पियर आपका होता है 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर। एंड 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -6 एम्पियर। तो हम लोग जब लैब में सर्किट वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे करंट काफ़ी कम ही होता है आपका मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के रेंज में। तो वहाँ पे हम लोग, मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब जैसे मैंने तुमको कहा कि हमको इस चैप्टर में मेनली बात करना है करेंट फ्लो इन अ कंडक्टर में। और उस कंडक्टर में भी हम लोग मेटालिक कंडक्टर लेंगे, हम लोग बात कर रहे होंगे मेटालिक कंडक्टर का। अब जैसे हमने ये सीखा है कि करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, एंड इन मेटालिक कंडक्टर जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि हम मेटालिक कंडक्टर में जो चार्ज का बात कर रहे होंगे, जो फ्लो कर रहा होगा, जो मूव कर रहा होगा, जिसके चलते करंट आ रहा होगा, वो आपका चार्ज क्या होने वाला है, वो आपका चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि इन मेटालिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल, या आप बोलो फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
free electrons are responsible for the conduction of current. फॉर द कंडक्शन ऑफ करेंट, मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आपको पता है कि करंट फ्लो करेगा तो चार्ज मूव कर रहा होगा, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होके उस मेटालिक कंडक्टर में मूव कर रहे होंगे उनको हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ करेंट इन मेटालिक कंडक्टर। मतलब कि हम लोग जो चार्ज का बात करेंगे एक मेटालिक कंडक्टर में, जो चार्ज वो आपका आएगा इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज आएगा इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मान लो कि n इलेक्ट्रॉन्स आपका फ्लो किया है, n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अगर आपका t टाइम में टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया है, तो जो चार्ज फ्लो किया होगा वो हम कितना लिखेंगे, n टाइम्स ऑफ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, अगर आपका n इलेक्ट्रॉन फ्लो किया हो तो। और अगर ये n इलेक्ट्रॉन आपका t टाइम में फ्लो किया है तो हम जो करेंट बोलेंगे वो हम बोलेंगे q बाई टी, और जहां पे q था वहां पे हम कर देंगे n e बाई टी। So this is the expression for current in a metallic conductor. This is the expression for current in a metallic conductor कि अगर n इलेक्ट्रॉन्स t टाइम में फ्लो किया है तो n इंटू ई चार्ज फ्लो किया होगा, t समय में फ्लो किया है तो I बराबर क्यू बाई टी, तो वहां से आपको मिल गया है करेंट। समझ में आया ना? चलो अच्छी बात है। अब तुम अगर थोड़ा सा ध्यान दो ऑन द यूनिट ऑफ करेंट, तो मैंने लिखा था कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब कि यहां से हम लोग एक बात बोल सकते हैं कि इन अ कंडक्टर current is said to be 1 ampere, current is said to be 1 ampere if 1 coulomb of charge flows in 1 second। समझ में आया ना हम क्या बोल रहे हैं? जैसे हमने क्या देखा कि 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड, तो अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर रहा है तो हम लोग उसमें बोलेंगे करंट 1 एम्पियर होगा। अगर 2 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा था 1 सेकंड में तो हम बोलेंगे उसमें करंट 2 एम्पियर होगा। अगर 3 कूलम का चार्ज फ्लो किया है 1 सेकंड में तो उसको हम बोलेंगे करंट 3 एम्पियर होगा। या आप उसका जस्ट कह सकते हो रिवर्स भी, कि अगर किसी कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर का है मतलब कि उस कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड में। अगर उसमें करंट 2 एम्पियर है तो उसमें 2 कूलम का चार्ज फ्लो कर रहा था 1 सेकंड में। समझ में आया ना? तो इसको आप लोग याद रखना, या इसी को हम लोग कह सकते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। इसी हम लोग बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो अगर कहीं तुमको क्वेश्चन में मिले कि डिफाइन 1 एम्पियर तो तुम लोग यही लिख देना जो मैंने लिखा है कि इन अ कंडक्टर करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड। सबको आया समझ में ना? चलो अच्छी बात है। और इन अ मेटालिक कंडक्टर हम लोग लिखते हैं कि करंट इक्वल टू एन ई बाई टी। चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और सॉलिड करने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि इफ current in a conductor is 1 ampere, if current in a conductor is 1 ampere, then find number of electrons flowing per second. Find number of electrons flowing per second through the conductor. मतलब कि एक मेटालिक कंडक्टर में इफ करेंट इन अ मेटालिक, यहां लिखो मेटालिक कंडक्टर ताकि हमको समझ में आ सके कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा था। इफ करेंट इन अ मेटालिक कंडक्टर इज 1 एम्पियर देन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द कंडक्टर। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से अगर उस कंडक्टर में करेंट 1 एम्पियर का है तो आपको बताना है कि 1 सेकेंड में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था। और हमको पता है कि अगर 1 एम्पियर का करंट है तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो कर रहा था। तो आपको बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन 1 सेकेंड।
ठीक है ना। तो चलो इसको देखते हैं, लिखते हैं हम लोग। तो इसको हम लिख सकते हैं कि करेंट इज इक्वल टू आई इक्वल टू क्यू बाई टी। हम लोग लिखेंगे वी नो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। और इन मेटालिक कंडक्टर आप इस क्यू को लिख सकते हो एन ई बाई टी, कह सकते हैं ना, एन ई बाई टी। अब क्वेश्चन तुम फिर से रीड करो। हमसे पूछा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। हमसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब कि इस एक्सप्रेशन में आपसे एन बाई टी पूछ रहा है, आपसे एन बाई टी पूछ रहा है। एंड एन बाई टी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग पर सेकेंड। तो एन बाई टी एंड इन टू ई इक्वल टू करेंट। और करेंट कितना दिया है आपको, 1 एम्पियर ना, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू एन बाई टी इंटू ई का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। तो यहाँ से जब हम लोग एन बाई टी फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। समझ में आया क्या? तो दिस इज द आंसर, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो अगर किसी मेटालिक कंडक्टर में करंट 1 एम्पियर का है तो उससे 1 सेकेंड में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा होगा। अगर वही इसमें करंट 2 एम्पियर का होता तो फिर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर आपको होता 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं और बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट कि करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करेंट इज ए स्केलर क्वांटिटी इवन करेंट हैज अ डिरेक्शन। करेंट के पास डिरेक्शन होते हुए भी ये स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसा आपने क्लास 9 में सीखा होगा कि जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है उसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो करेंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, ये जानने के लिए तुमको क्लास 11 का बेसिक फिजिक्स का थोड़ा सा आइडिया होना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं ना कि इफ अ फिजिकल क्वांटिटी है जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन इट इज सेड टू बी अ वेक्टर, वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, उसमें एक पॉइंट और ऐड करना पड़ता है। तो वो जो एक और पॉइंट हम बोल रहे हैं ना ऐड करना, वो एक करंट फॉलो नहीं करता है। तो इसलिए ये वेक्टर नहीं है। तुम लोग फिलहाल अभी इतना याद रखना कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी इवन इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। चलो अच्छी बात है। अब तुमको ये तो हुआ हम लोग कि कैसे बताएंगे करंट को इन द टर्म ऑफ चार्ज फ्लो, ये हमने सीख लिया करंट का डेफिनेशन। अब एक बात सब लोग देखो कि हम बोल रहे हैं कि करंट के लिए आपका चार्ज फ्लो करना चाहिए, चार्ज फ्लो करना चाहिए। तो आखिर चार्ज फ्लो क्यों करेगा, आखिर चार्ज फ्लो क्यों करेगा? देखो कोई भी चीज अगर फ्लो करता है तो कुछ ना कुछ वहां पे रीजन होता है, कुछ से कुछ कारण होता है, तभी कोई चीज एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है। और मैं तो बोलता हूँ कि जब भी तुमको करेंट का कंसेप्ट, जब भी तुमको करेंट का कंसेप्ट समझना हो या कंसेप्ट ऑफ करेंट, तो कंसेप्ट ऑफ करेंट फ्लो इज सिमिलर टू द वाटर फ्लो। concept of current flow is very similar to the water flow from one place to the other place। तो आप उसको दोनों को सेम एक तरीके से रख के समझ सकते हो। जैसे तुम लोग जानते हो कि वाटर फ्लो करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। अगर वहां पे प्रेशर डिफरेंस ना हो तो वाटर फ्लो नहीं करेगा। और ये सबके साथ हमारे लाइफ में होता है कि कोई भी चीज अगर फ्लो करता है तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है तभी फ्लो करता है। अभी कोई मेरे साथ है, कुछ दिन बाद वो किसी और के साथ चला गया, मतलब पक्का नहीं, पक्का ही उसको मेरे और उससे इंसान के बीच में कुछ डिफरेंस दिखा होगा। तो कुछ डिफरेंस था तभी वो हमारे हमको छोड़ के कहीं और गया है या यहाँ से वहां तक फ्लो किया है। वही होता है करंट के साथ भी कि चार्ज फ्लो कर रहा है मतलब कुछ तो वहां पे डिफरेंस होगा, कुछ हम लोग कुछ ऐसा कुछ डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसके चलते चार्ज फ्लो कर रहा था और उस चार्ज फ्लो के चलते करंट फ्लो कर रहा था। तो अब उसी के कंसेप्ट के बारे में हमको जानना है और उसके लिए आपको जानना पड़ेगा कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि इन द केस ऑफ वाटर, आपका वाटर फ्लो करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। इन द केस ऑफ चार्ज
आपका चार्ज फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, एंड कंसिक्वेंटली जो आपका करेंट फ्लो करेगा वो करेगा ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया ना? तो अभी अपना आएगा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग भी से करते हैं डिनोट, ठीक है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं पीडी, पीडी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस। तो सब लोग इसको याद रखना। अब सुनो हम लोग कैसे करते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को, और कैसे होता है तुम्हारा ये जो कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कैसे एराइज होता है। तो जैसे मान लो कि हमको तो सिंपल सी बात यही है कि करंट है तो चार्ज फ्लो कर रहा होगा। हालांकि हम लोग जब इस चैप्टर में आगे बढ़ जाएंगे तो चार्ज फ्लो वाला कंसेप्ट हम लोग भूल जाते हैं। हम लोग चार्ज फ्लो का फिर चर्चा नहीं करेंगे, चार्ज फ्लो का चर्चा हम लोग सिर्फ आज भर ही कर रहे हैं, या हो सकता है कि नेक्स्ट डे थोड़ा सा करें, ठीक है, लेकिन करंट फ्लो करता है ड्यू टू चार्ज फ्लो, इतना हम लोग श्योर है। ओके, तो कैसे आता है कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये क्या होता है, इसके लिए तुम समझो। देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि हमने बोला कि मेरे पास ये एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P पे कोई एक चार्ज है, और मैंने बोला कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लस Q हमने रखा हुआ है। अब आप अगर चाहते हो कि एक दूसरे चार्ज को, जैसे मान लो कि एक और आपके पास चार्ज है, उसको हमने माना है प्लस स्मॉल क्यू, उससे सेकेंड वाले चार्ज पे चार्ज है स्मॉल क्यू और चार्ज पॉजिटिव ही है, मतलब सेम नेचर का चार्ज है, और हम चाहते हैं कि इस स्मॉल क्यू वाले चार्ज को हम इस पॉइंट P के तरफ लेके आए, या इस पॉइंट P पे लेके आए। तो अगर तुमको बेसिक चार्ज का कंसेप्ट पता हो तो तुम लोग इतना जानते हो कि सिमिलर चार्ज है रिपेल ईच अदर, मतलब कि वो पॉजिटिव चार्ज और जो पॉजिटिव चार्ज है उनके बीच में क्या होगा, उनके बीच में होगा रिपल्सन, उनके बीच में होगा रिपल्सन। तो अगर उन दोनों पॉजिटिव के चार्ज के बीच में रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जिस चार्ज को आप पॉइंट P के करीब ला रहे थे उस पर एक फोर्स लग रहा होगा, और वो फोर्स क्या चाह रहा है, वो फोर्स चाह रहा है कि आप उसको पॉइंट P पे लेके मत आओ, और उसको मैं बोलूंगा रिपल्सिव फोर्स। लेकिन आप चाहते हो कि हम उसको पॉइंट P पे लेके जाएंगे, तो आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और आप अगर कुछ फोर्स लगाए हो तो आपको कुछ वर्क डन करना होगा, आपको कुछ वर्क डन करना होगा। मतलब कि इस स्मॉल क्यू वाले चार्ज को इस पॉइंट P पे लेके आने के लिए हमको कुछ वर्क डन करना होगा। ओके, अब कितना वर्क डन करना होगा, कितना वर्क डन करना होगा, ये इस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। हमको कितना वर्क डन करना होगा वो उस पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। समझ में आया ना? ओके, वैसे ही अगर मान लीजिए कि अगर इस बार मेरा ये चार्ज प्लस क्यू ना होके माइनस क्यू हो जाए, तो अब हम लोग ये भी जानते हैं कि अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब कि अब इस प्लस कैपिटल क्यू के चलते इस माइनस क्यू पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मतलब कि अब हमको बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। ये फोर्स जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में, वही खुद वो उसको पॉइंट P पे लेके आ जाएगा, वो खुद उसको पॉइंट P पे लेके आ जाएगा। मतलब इस बार वो जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना वही वर्क डन कर रहा होगा। पिछले केस में हमने किया था वर्क डन, इस केस में वो अट्रैक्टिव फोर्स खुद वर्क डन कर रहा था, और वो कितना करेगा वो भी उस पॉइंट P के पोटेंशियल पे ही डिपेंड करता है। समझ में आया ना? तो सिंपल सा एक नया कंसेप्ट तुम्हारा आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और वो होता है रिलेटेड टू द वर्क डन इन मूविंग अदर चार्जेज इन द विसिनिटी ऑफ सम फिक्स चार्जेज। कि आप अगर किसी एक चार्ज को फिक्स रखे हो और किसी और चार्ज को, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज को ही मूव कराया था, आप अगर दो चार्ज को कराओ तो दोनों पे आपको करना होगा वर्क डन, तीन कराओ तो तीनों पे करना होगा। तो किसी भी चार्ज को किसी फिक्स चार्ज के विसिनिटी में मूव कराने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ता है। अब वो वर्क डन या तो हम करेंगे या तो वो अट्रैक्टिव फोर्स करेगा, वो करता है डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेज, ठीक है। और कितना वर्क डन करना होगा वो उससे पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएगा। तो चलो अब हम करते हैं डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट P, या एनी पॉइंट, क्या पॉइंट P, किसी पॉइंट का। और इसके लिए देखो एक बात हम लोग करते हैं, हमको हमको अगर किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है ना, तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ता है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब ये होता है कि आप कहाँ जीरो माने हो, क्योंकि हम लोग हर एक चीज
किसी के रेफरेंस में ही करते हैं हम लोग, हमेशा जो भी करते हैं वो कुछ रेफरेंस हम लोग मानने वाले होते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में ही हम लोग बताते हैं कि जैसे आप बोलते हो कि ये कोई सब्सटेंस है उसका मास 5 kg है, तो आपने किसी एक सब्सटेंस का मास 1 kg मान के आप रखते हो, आप उसको रेफरेंस माने हो, और इस गिवन सब्सटेंस का मास उसके 5 टाइम्स था, तो आप बोल दिए कि उसका मास 5 kg हो गया। तो हमेशा हम लोग किसी एक चीज को रेफरेंस मान के ही किसी दूसरे चीज का वैल्यू बताते हैं। तो वैसे ही हम लोग रेफरेंस मानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो। ये रेफरेंस हुआ है, एज्यूम टू बी जीरो व्हेन सेपरेशन बिटवीन द चार्जेज इज इनफानाइट। जब इन चार्ज के बीच का सेपरेशन इनफानाइट होता है, इनफानाइट मतलब कि बहुत दूर होता है, तो हम लोग मान के चलते हैं, या ऐसे बोलो देखो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो। रुक जा, रुका, एज्यूम टू बी जीरो व्हेन, सॉरी सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो एट अ पॉइंट। देखो यहाँ पे एट अ पॉइंट, कि हम लोग पोटेंशियल हमेशा किसी पॉइंट पे फाइंड करते हैं, एट अ पॉइंट विच इज एट इन्फिनिटी, ऐसा लिखो, विच इज एट इन्फिनिटी। हाँ अब ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज एज्यूम टू बी जीरो एट अ पॉइंट विच इज एट इन्फिनिटी। ओके, मतलब कि मान लीजिए कि अगर ये मेरा प्लस क्यू चार्ज पॉइंट पी पे था, तो इस पॉइंट पी से बहुत ज्यादा दूर वाला कोई एक पॉइंट होगा, बहुत ज्यादा दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब चलो हम लोग करते हैं डिफाइंड पोटेंशियल को। देखो ये हुआ है डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं इसको एक बार रीड करता हूं पहले। Electric potential of a given point is defined as the work done required in bringing a unit positive test charge from infinity to that point। सबसे पहले तो तुम लोग समझो कि टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक मिनट। टेस्ट चार्ज का मतलब ये होता है ना कि हमको एक कोई चार्ज है, स्मॉल चार्ज का कोई वैल्यू है, या मान लो कि कोई एक स्मॉल चार्ज है और उसका मेरे को वैल्यू नोन है, उसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज इज अ चार्ज पार्टिकल ऑफ नोन वैल्यूज, तो उस पर चार्ज कितना है हमको उसका वैल्यू पता रहता है, तो उसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब तुम्हारा सवाल है कि हमने डेफिनेशन में निगेटिव टेस्ट चार्ज क्यों नहीं बोला है, ये तुम्हारा सवाल है। वेरी गुड, अच्छा सवाल है। देखो ध्यान से, एक्चुअल में आप चाहते हो, जैसे मतलब हम क्या चाहते हैं ना कि मेरा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है, जो मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है, वो टेस्ट चार्ज के वैल्यू और नेचर पर डिपेंड ना करे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो टेस्ट चार्ज के वैल्यू और निगेटिव पे डिपेंड ना करे, और न, वो नहीं करता है। उसके लिए हमको टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेना पड़ता है, क्योंकि आप अगर टेस्ट चार्ज निगेटिव ले लोगे तो फिर उसका अफेक्ट उस पॉइंट के पोटेंशियल पे पड़ने लगता है, या जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। तुम ऐसे बोलो कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज था तो फोर्स का कुछ और होता है, आपका डायरेक्शन अगर वो चार्ज हो जाएगा निगेटिव तो फोर्स का कुछ और हो जाएगा और डायरेक्शन। इसीलिए हम लोग टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। हाँ हाँ, या तुम्हारा जो फोर्स का नेचर होगा वो चेंज कर जाएगा, इसलिए आप टेस्ट चार्ज को हमेशा पॉजिटिव ही लेते हो, क्योंकि उसका इफेक्ट उस पॉइंट के पोटेंशियल पे नहीं पड़ना चाहिए। उसका हम बस यूज करते हैं टू मेजर द पोटेंशियल, मतलब कि मेरे मेरा पोटेंशियल कितना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तुम टेस्ट चार्ज हो तो तुम्हारे ऊपर मेरा पोटेंशियल डिफाइन नहीं करता है या डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मेरा पोटेंशियल मेजर करने के लिए हम तुम्हारा यूज करेंगे, वही यहाँ पे किया जाता है। ये टेस्ट चार्ज लिया जाता है, हालांकि किसी पॉइंट का पोटेंशियल उस टेस्ट चार्ज के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, या उसका नेचर आप अगर पॉजिटिव रखो तो उस पॉइंट पी का
जो पोटेंशियल है वो आसानी से हो पाता है मेजर, और उस पर कोई अफेक्ट भी नहीं आता है। समझ में आया? तो इसलिए हम लोग टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं। अब देखो ध्यान से, मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है, और हमको इस पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, हमने एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, ये आपका प्लस क्यू टेस्ट चार्ज है, इसका वैल्यू मेरे को पता रहेगा। और इसको मैं कहां से लेके आऊंगा? इसको मैं लेके आऊंगा इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी तक, इसको मैं लेके आऊंगा इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी तक। और इनफाइनाइट से इस पॉइंट पी तक लाने में अगर मैंने डब्लू वर्क डन किया है, अगर मैंने डब्लू वर्क डन किया है, तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो अगर क्यू चार्ज को लेके आने में मैंने डब्लू वर्क डन किया है, तो यूनिट चार्ज को लाने में हमको करना पड़ता है वर्क डन डब्लू बाई क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ, या ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। अब तुम लोग एक बार फिर से वो रीड करो डेफिनेशन और ये फॉर्मूला देखो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ गिवन पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। पॉइंट पी का ये हो जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, इसका यूनिट वोल्ट होता है। ठीक है, और इसको सिंबल में हम लोग वी से लिखते हैं। चलो अच्छी बात है। तो ये तो हो गया तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। एक तुम्हारा और टर्म आता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक्चुअल में जो हमको करंट पढ़ना है ना, हाँ बोलो। व्हाट? वर्क कैसे कराएंगे मतलब? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्क कैसे कर? हाँ सुनो देखो, हमने तुमको कहा था ना कि अगर मान लो कि उस पॉइंट पी पे एक पहले से पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और तुमने टेस्ट चार्ज भी लिया है पॉजिटिव, तो फिर तो उनके उनके बीच का फोर्स कैसा रहेगा? रिपल्सिव रहेगा ना। तो तुमको अगर उस पॉइंट पी पे उस चार्ज को लेके आना है तो कुछ तुमको वर्क करना पड़ेगा। तो वही उसी वर्क का मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि उस पॉइंट पी पे मैंने, अबे ते आग में कूदने नहीं जा रहा है, मैं तेरे को धक्का मार के आग में कूदने पे मजबूर कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ तेरे को वर्क किया ना तेरे ऊपर, तो वही वर्क का मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। समझ में आया? ते आग में नहीं कूद रहा है, मैं तेरे को धक्का मार के, हाँ मैंने तेरे को आग में कूदने के लिए मजबूर कर दिया, तो मैंने कुछ वर्क डन किया ना। समझा या नहीं समझा? हाँ तो वैसे ही अगर उस पॉइंट पी पे पहले से पॉजिटिव चार्ज होता, तो इस टेस्ट चार्ज पे वो रिपल्सिव फोर्स लगाता, तो ये टेस्ट चार्ज उस पॉइंट पी पे आना आना नहीं चाहेगा। लेकिन तुम उसको जब जबरदस्ती लेके आओगे तो तुमको कुछ फोर्स लगाना होगा और कुछ तुमको वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं उसी वर्क का बात कर रहा हूँ। अरे भाई हम फोर्स लगा, तेरे को कितना बार बोले कि हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उस पर। सही से सुना करो। हम अगर नहीं बताते हैं तो कोई बात, तुम पूछते हो डाउट तो फिर ठीक है, ये बात मैंने तुमको बताया था पहले ही। अब देखो नेक्स्ट तुम्हारा है टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लिखते हैं पीडी से। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल का डेफिनेशन लगभग सेम होता है, बस हम लोग इसमें इन्फानाइट वाला पॉइंट मेंशन नहीं करते हैं। देखो कैसे, ध्यान से। इस बार हम क्या लेंगे कि ये मेरा पॉइंट पी था और ये मेरा कोई एक पॉइंट क्यू है, और इस बार ये पॉइंट क्यू मेरा इन्फानाइट नहीं है। तो इस बार मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को
इस पॉइंट Q से पॉइंट P पे लेके आऊंगा। पिछले केस में मैंने इस टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से लेके आया था, तो उस केस में मैंने पॉइंट P का पोटेंशियल किया था डिफाइन। इस बार मैं इसको पॉइंट Q से लेके आऊंगा पॉइंट P पे। पॉइंट Q आपका इनफाइनाइट नहीं है, तो इस केस में हम यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करेंगे। तो देखो हम क्या बोलेंगे, हमने लिखा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is defined as the work done required in bringing a unit positive charge from one point to the other। एक बार सब लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट का, तुम लोग इस डेफिनेशन को और पिछले डेफिनेशन को कंपेयर करो, फिर तुमको समझ में आ जाएगा मैंने क्या चेंज किया है। देखो सब लोग चेक करो तो इन दोनों डेफिनेशन को, तो इसमें डिफरेंस क्या आया है कि मैंने सेकेंड वाले पॉइंट में इनफाइनाइट को मेंशन नहीं किया है। मेरा दोनों पॉइंट जो रहेगा वो नोन पॉइंट रहेगा P और Q, ठीक है। तो उस केस में हम करते हैं डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो फ्रॉम डेफिनेशन कि अगर हमने इस प्लस Q वाले टेस्ट चार्ज को पॉइंट Q से पॉइंट P तक लाने में W वर्क डन किया है, W वर्क डन, देन W बाई Q इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अब देखो डिफरेंस का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो आप इस चार्ज को पॉइंट Q से पॉइंट P पे लेके आए हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q। अगर यही हम इसको पॉइंट P से Q तक लेके जाते हैं तब हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज VQ माइनस VP। यहाँ पे Q पे से P पे आया था तो हम लिखे हैं VP माइनस VQ। समझ में आया ना, एंड दैट इज इक्वल टू W बाई क्यू। फॉर्मूला सिमिलर आया है, देखो सब लोग ध्यान से, समझ में आया। अरे बोलो। नाउ बोथ आर स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही स्केलर क्वांटिटी होते हैं और दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। अब देखो तो चार्ज फ्लो के लिए, चार्ज फ्लो के लिए हमको दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। जैसे कि वाटर फ्लो के लिए चाहिए आपका प्रेशर डिफरेंस, वैसे ही चार्ज फ्लो के लिए हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज फ्लो के लिए आपको अगर चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करेंट फ्लो के लिए भी आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस, तो आप जो बैटरी यूज करते हो ना, बैटरी का काम ही होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। तो इसलिए बैटरी किसी सर्किट में बैटरी लगाने के चलते ही करंट फ्लो करता है, क्योंकि वो बैटरी जो आपका है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, फिर चार्ज फ्लो करता है, फिर करंट फ्लो करता है। समझ में आ गया ना। अब चलो इस पे एक दो आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। समझ में आया हम क्या बोले, बैटरी का काम क्या होता है। देखो यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिया है बेसिक सा, कि if work done required in moving a test charge of 2 microcoulomb from infinity to point P is 10 microjoule, then find potential of point P। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P क्या था, कि फ्रॉम डेफिनेशन वर्क डन रिक्वायर्ड इन मूविंग फ्रॉम इनफिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। ओके, तो कितना है वर्क डन, देखो तो वर्क डन आपको दिया है 10 माइक्रो जूल आपको दिया है वर्क डन, डिवाइडेड बाई 2 माइक्रो कूलम आपका दिया हुआ है चार्ज, तो माइक्रो से माइक्रो हो जाए कैंसल आउट, एंड 10 बाई 2 इज 5 एंड यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट, तो 5 वोल्ट इज द आंसर। अच्छा यहाँ पे तुम लोग एक बात और ध्यान दो, तुम लोग यहाँ पे एक बात और ध्यान दो कि यहाँ पे जब हम कर रहे हैं वर्क डन बाई चार्ज, तो यहाँ से आ रहा है जूल पर कूलम, मतलब कि हम बोलते हैं कि 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम। समझ में आया ना। सो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज जूल पर कूलम, और उसको हम लोग वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम, इसको तुम लोग याद रखना। अब देखो तो मैंने एक क्वेश्चन और लिया है कि if work done required in moving a test charge of 5 microcoulomb from P to Q is 20 microjoule, then find potential difference। तो यहाँ पे हमने चार्ज को मूव कराया है P से Q तक, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोलेंगे, Q माइनस P। तो VQ माइनस VP इज वर्क डन बाई चार्ज,
तो वॉगनन कितना था, 20 माइक्रोजूल डिवाइडेड बाई 5 माइक्रोकूलम चार्ज था, तो तुम्हारा आ जाएगा 4 वोल्ट। तो 4 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड P। तो देखो यहाँ पे VQ माइनस VP प्लस में आया है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ Q माइनस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉइंट P आया है प्लस 4 वोल्ट। तो सिंपल सा बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P बाई 4 वोल्ट। समझ में आया क्या, जल्दी बोलो। अब देखो कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और कैसा आ सकता है कि तुमको पोटेंशियल डिफरेंस दिया रहेगा, चार्ज दिया रहेगा और तुमसे वॉकडन पूछ देगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि वॉकडन बराबर टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, समझ में आ गया ना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ करेंगे जिसका नाम है ओम्स लॉ। तो नेक्स्ट क्लास से पहले तुम लोग थोड़ा सा एक बार इसको रीड कर लेना, मैंने जो बताया है तुमको। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे, ठीक है।